नमस्कार भूपेंद्र सर, स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में हम है केपेबल के। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी जो ओवरऑल जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग रही है। और हम चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है, आपके अचीवमेंट सबके पास पहुंचे। बेसिकली आपकी जो बचपन है, स्कूल लाइफ, बहुत ही आप बचपन से इंटेलिजेंट रहे हैं। आपके 10th में भी आपने साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाए थे। 12th में भी आपने जी गुजरात में सीबीएसई बोर्ड से आप टॉपर रहे हैं। उसके बाद आपने धीरू भाई अंबानी मेरिट बेस स्कॉलरशिप हासिल करके गुजरात की निर्मा यूनिवर्सिटी से अपना इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है आईटी में। उसके बाद आपने मतलब क्या करियर चुना, मतलब कैसा रहा आपका, मतलब उसके बाद का करियर? जी, सर्वप्रथम राहुल, मैं आज के इस पावन अवसर पर, क्योंकि आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती भी है, तो इस पावन अवसर पर आपने मुझे ये अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, तो इसके लिए मैं हम है टेक्निकल के सभी दर्शकों को और आप सभी को, आप तीनों को भी, माने राहुल, संतोष और सौरभ, आप तीनों की जो जोड़ी है दोस्तों की, उन तीनों को एडमायर करता हूँ और आप सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा कि मेरा करियर एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, राइट? तो जैसे कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग पूरी होते ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था कैंपस के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनी मानी जाती है। और वहां पे मैंने लगभग 8.5 सालों तक मैंने अलग अलग रोल्स में वहां पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि मैंने शुरुआत की तो एज ए प्रोग्रामर, और बाद में मैं मॉड्यूल लीडर बना, प्रोजेक्ट लीडर बना, टेक्निकल फैकल्टी भी बना। तो इस दौरान में मुझे कई सारे अवार्डों से अलंकृत किया गया मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, दो तीन। जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया ही था तो उसमें जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है शुरुआत में, उसी समय मुझे आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग का अवार्ड मिला था। और उसके पश्चात जो टीसीएस टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी इंजीनियर्स हैं टीसीएस के, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है ऑन द स्पॉट। उसमें लगातार 2 वर्षों तक मैं फाइनलिस्ट था टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट में। जावा और सी सी प्लस प्लस में हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, जो कि एक काफी बड़ा कीर्तिमान होता है। इसके अलावा मुझे, जब मैं टेक्निकल फैकल्टी था, तो मुझे टीसीएस बेस्ट टेक्निकल फैकल्टी अवार्ड भी प्राप्त हुआ टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और टीसीएस अपलॉज अवार्ड फॉर गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। और इस तरीके से कई सारे अवार्डों से एक के बाद एक मुझे सम्मानित किया जा रहा था। पर ऐसा कहते हैं ना कि उस समय कुछ जीवन में उलट पुलट हुआ। आ, मैं बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कि सब कुछ ठीक चल रहा था। इनफैक्ट मेरा करियर ठीक से भी ऊंचा कह सकते हैं कि एकदम आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। और उस समय जीवन में एक करवट ली किस्मत ने, और एक ऐसा समय आया कि सब कुछ जीवन में बदल के रह गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो आप मुझे अनुमति दें तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ एक रात्रि को। क्या मैं वो बोल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि मतलब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था अपनी जिंदगी में, और आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो वो क्या हादसा था जो आपके साथ मतलब क्या कुछ हुआ था आपके साथ? जी, तो जैसे कि मैं टीसीएस में, मुझे किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे ऑन साइट यानी कि विदेश भेजा जा रहा था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यूरोप की वो कंट्री थी, तो मेरा वीजा भी स्टैम्प हो चुका था और खूब सारी तैयारियां चल रही थी वहां पे जाने की। और उसी दौरान एक रात्रि को मैं घर पे ही था और वॉशरूम से बाहर आ रहा था, और मैं अचानक से गिर पड़ा। और कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं उठ नहीं पा रहा था। किसी तरीके से मुझे अपने बिस्तर पे ले जाया गया, और अगले दिन मॉर्निंग में मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था, जैसे कि पाँव में कोई शक्ति बची ही नहीं हो। फिर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। न्यूरो सर्जन का जब अपॉइंटमेंट लिया गया, उन्होंने चेकअप के बाद पाया कि ये तो ग्रेड 5 का बहुत ही सीवियर पैरालिटिक अटैक है, क्योंकि उस समय तक
मैं मेरे पाँव का एक अंगूठा भी अपने आप हिला नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे एमआरआई स्कैन एडवाइस किया और वो रिपोर्ट देखते ही वो लोग दंग रह गए, क्योंकि मेरी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है जिसको स्पाइन कहते हैं, उसमें कई सारी गांठें उन्होंने पाई। इन गांठों के कारण जो नर्व कंप्रेशन होता है, उसी के कारण मुझे नाभि के नीचे के हिस्से में पैरालिटिक अटैक आया, उसको पैराप्लेजिया कहते हैं। साथियों, मगर ये जो मुझे शॉक लगा था, ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि अब तो मुझे एक के बाद एक कई सारे शॉक झेलने थे। बायोप्सी से पता चला कि जब मेरे बोन मैरो का सैंपल लिया गया, तो पता चला कि जो मेरा ये जो गांठें हैं, ये कैंसर अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, यानी कि लास्ट स्टेज पे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, और मात्र से 5 से 6 हफ्ते अधिक से अधिक मैं इस दुनिया में मेहमान था। ऐसी स्थिति में आप लोग सोच ही सकते हैं साथियों कि मेरे माता पिता और मेरे ऊपर उस समय क्या मेरी मनोदशा होगी। पर उस समय एक ऐसा, मुझे अभी भी याद है कि एक ऐसी माँ जिसके बेटे को बोला जाए कि आपका बेटा 1 डेढ़ महीने में इस दुनिया से जाने वाला है, उसका कोई इलाज संभव नहीं है, तो ऐसी माँ का क्या रिएक्शन। हम लोग यूजुअली ऐसा सोचते हैं ना कि उसकी आंखों में एकदम एक भय होगा, एक एक पैनिक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा या फियर होगा, एक एक शोक होगा, एक दुख होगा। मगर मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं पाया मेरी आंखों में, और एक हिम्मत, एक अजीब सी हिम्मत मैंने मेरी माँ की आंखों में देखी। मेरी माँ ने डॉक्टर्स को कहा कि देखिए, मैं इस दुनिया में मेरे बेटे को लेके आई हूँ किसी चमत्कार के लिए, और मुझे जरूर ये विश्वास है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार घटित होगा, और इसको इस दुनिया से मैं जाने नहीं दूंगी बिना ट्रीटमेंट के, तो आपको ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरी ओर देखा, तो मैंने भी एकदम एक योद्धा के जैसे एक रिएक्शन दिया, और मैंने कहा कि यस डॉक्टर, मैं एक सैनिक की तरह जो बॉर्डर पे खड़ा रहता है उसके जैसे, ये कैंसर मेरे सामने शत्रु खड़ा है, उससे आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और कभी भी हार नहीं मानूंगा मेरे जीते जी। और एक वो भी मैं लड़ूंगा, वो भी मुस्कुराहट के साथ। देखिए, हमारे सामने कोई परिस्थिति होती है, हम दो तरीके से उससे लड़ सकते हैं। एक होता है हंसते हंसते खुशी खुशी वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना, और दूसरा कि रोते रोते और कंप्लेंट करते करते, ग्रम्बल करते करते उस परिस्थिति को स्वीकार करना। मैंने ना पहला वाला ऑप्शन चुना, जिससे मुझे काफी पावर मिला, और डॉक्टर्स लोगों ने फिर, वो लोग मान गए अंततः ये माँ बेटी की जोड़ी के सामने कि हाँ चलिए, हम आपका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी। पर उन्होंने जब फाइल पे देखा कि मेरा अगले दिन ही जन्मदिन था, तो डॉक्टर्स को ऐसा डर था कि शायद से वो मेरे जीवन का आखिरी जन्मदिन हो सकता है। डॉक्टर्स लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि क्यों नहीं मैं ये जन्मदिन अपने घर पे ही मनाऊं अपने परिवारों के साथ, और उसके अगले दिन आके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो। परंतु फिर मैंने डॉक्टर्स को टोका और बोला कि नहीं, मैं मेरा ट्रीटमेंट चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन ही स्टार्ट हो, क्योंकि इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट और क्या हो सकता है जो मैं मेरे अपने बर्थडे के दिन ही शुरू करूँ। तो मेरा फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी, और दिन में 2-3 बार फिजियोथेरेपी हो रही थी मेरी। आगे चलकर मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो बाद में मुझे स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक रखा गया था, जिसको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी कहते हैं। ये सब करते करते अंततः राहुल, और आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2013 में एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे पूर्णतः कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया, यानी पूरी तरीके से उस दिन कैंसर पे विजय प्राप्त की थी, ऐसे मेरे पेट सीटी स्कैन में ऐसे पाया गया। और वो मेरे एक यादगार पल था, ऐसा पल जिसके लिए वो लोगों ने इतनी तपस्या की थी, दिन रात एक किया था। और हम, मेरी भी आंखों में उस समय फिर सपने तैर रहे थे कि वापस मैं मेरे आईटी करियर को दोबारा ज्वाइन करूंगा, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं प्रोफेशनली उस समय भी बहुत करियर के एकदम पीक पे था, तो ऐसा सब हो रहा था। जी। जी सर, और मतलब ये आपने साबित करके दिखाया है कि इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जहां पर डॉक्टर ने सिर्फ 1 डेढ़ महीने के लिए आपका मतलब वैलिडिटी बताई थी लाइफ की, वो मतलब आपने बिल्कुल भी उसे गलत साबित करके दिखाया। और फिर अ, आपने इच्छा शक्ति के बल पर
एक अलग करियर चुना, आईटी के बाहर भी आए, तो वो क्या रहा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आईटी को छोड़कर एक अलग ही था, और आपकी फिर विजन लॉस भी हुआ, तो जी वो राहुल। कैसे? यस। जी राहुल, बताना चाहूंगा मैं कि कैंसर पे विजय प्राप्त करने के बाद हम सब लोग बहुत प्रसन्न थे, परंतु मेरा उस समय भी पैरालिसिस का पूरा फुल रिकवरी नहीं हुआ था। अभी भी मैं एक जो वॉकर होता है, स्टील का एक फ्रेम होता है ना वॉकर, वो वॉकर की मदद से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ले रहा था। अभी भी मैं सीढ़ी से चढ़ना उतरना सीख ही रहा था, और अपने आप इंडिपेंडेंटली कैसे बिस्तर से उठना है, चढ़ना है। पैरालिसिस से मेरी रिकवरी चालू ही थी उस समय। हालांकि मैंने कैंसर पे तो विजय पूरी प्राप्त कर ली थी, पर हृदय में पूरा जोश वापस भर गया था। पर एक दिक्कत ये हो रही थी कि मुझे को उस समय बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था, और पहले भी मुझे शुरुआत से ही आंखों में चश्मे थे, वो जो पावर वाले ग्लासेस होते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट में और मेडिसिन के कारण आंखों का पावर कई बार क्या, तो ग्लासेस का फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले चलो जाके आई चेकअप करा के एक नए ग्लासेस लेते हैं, क्योंकि सबको धुंधला दिख रहा है। तो जब आई डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने गए, तो उन्होंने एक ऐसा हमारे सामने खुलासा किया कि पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। आई डॉक्टर्स ने ऐसा हमें बताया चेकअप के बाद कि मेरी दोनों आंखों में कुछ ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, जिसके कारण मेरा जो थोड़ा बहुत जो मुझे दिख रहा था, वो भी अगले आने वाले 2-3 महीनों में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सारा चला जाएगा मेरा विजन। और इस कंडीशन का भी कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था डॉक्टर्स के अनुसार। तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हम ये जो सुन रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और कई बार वो डिनायल मोड में जाके बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स में सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेते रहे, पर सब जगह हमें यही बताया गया कि जो आंखों की नस है वो बुरी तरीके से सूख गई है, और दवाइयों की गर्मियों से या साइड इफेक्ट से ऐसा कह सकते हैं, किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन से। तो अभी इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, और अब हमारे पास इस सत्य को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साथियों, आप लोग सोच ही सकते हैं कि कैंसर जैसे, वो भी लास्ट स्टेज कैंसर जैसे शत्रु पे विजय प्राप्त करने के बाद, वो भी 12 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। उसमें से अराउंड 7-8 महीने तो मैं हॉस्पिटल में था पूरे टाइम लगातार। और उस समय मेरे पर फिर से इतना बड़ा जैसे बिजली गिर जाती है, ऐसा हुआ। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या, आगे क्या है जीवन में, क्योंकि कैंसर मुझे इतना झकझोर नहीं पाया था। जबकि मेरे को जब ऐसा समझ में आया कि अब मैं कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर मैं दिव्यांग बनने वाला हूँ, तो ये स्वीकार करना एकदम आसान नहीं था और बहुत ही मुश्किल था। हर रात्रि को सोते समय मुझे डर लगता था कि अगले दिन सुबह का मैं उजाला देख पाऊंगा कि नहीं। और मेरे माता पिता या मेरे जो परिजन हैं, मेरे जो भांजे भांजी, घर में छोटे बच्चे, उन सबको मैं जी भर के देखना चाहता था, क्योंकि उनकी जो छवि है उनको मैं अपने हृदय में, अपने मन में अंकित करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब मैं उनको आखिरी बार देख रहा हूँ। और इस समय मेरे मन पे ऐसी जो बीत रही थी, दूसरा मेरे मन में इतना बड़ा बोझ था, कि इतना बड़ा पत्थर था मेरे हृदय पे, कि जिस युवा अवस्था में एक लड़के को, एक पुत्र को अपने माता पिता का और परिवार का आर्थिक रूप से, माने फाइनेंशियली सहारा बनना होता है, ऐसी स्थिति में अगर मैं उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाने वाला हूँ, तो वो भी मुझे एक बहुत सारी चिंता सता रही थी। पर मतलब मैं अंदर कैंसर से से टूट रहा ठीक था। होने के बाद, हेलो, यस सर, सो एक कैंसर से हाँ ठीक बोलिए। होने के बाद आपको एक नई जिंदगी तो मिली थी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस से भरी थी वो। जी, मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी उस जिंदगी को पाने के लिए, और बहुत भारी कीमत थी वो। जी, सही कहा आपने। यस पर सर। यही मैं कह रहा था राहुल, कि मैं उस समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं ऑलमोस्ट अंदर से टूट गया था। और तुरंत फिर मैंने अपने आप को संभाला, और मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा उस समय कि देखो, चाहे तुम्हारे चारों तरफ कितना ही घना अंधेरा क्यों ना छा जाए, पर इस अंधेरे को तुम अपने मन के ऊपर नहीं छाने देना। अपने मन को हमेशा, एक मन में जो आशा का दीपक है उसको जलाए रखना,
और तुम्हारे लिए भगवान ने तुम्हें यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी एक सुनहरा भविष्य होगा। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था राहुल, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी उस अनुभव से पहले मेरा कोई भी दृष्टि बाधित माने ब्लाइंड किसी भी व्यक्ति के साथ मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन कभी नहीं हुआ था। और सिर्फ मूवीज में और ऐसा हम जो देखते हैं, एक ब्लाइंड लोगों की ऐसी जो दयनीय हालत दिखाई जाती है लिटरेचर में, सिनेमा में, या एक स्टीरियोटिपिकल इमेज, सिर्फ वही हमारा एक आधार था, जो कि काफी भयानक था, कि कुछ पता ही नहीं था कि भविष्य में आगे क्या हो सकता है। पर माँ ने बताया कि नहीं, तुम आशा का दीपक जलाया, कुछ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। तो फिर मैंने फिर वैसे ही किया, अपने आप को वापस हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने का निश्चय किया। पर पता नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। पर उस समय इतना दिलचस्प, जैसे ही मैंने हिम्मत बांधी, मेरे जीवन में एक ईश्वर के समान, एक एंजल कहते हैं ना, एक ईश्वर के जो भगवान के दूत बन के मेरे जीवन में आए। मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे ना राहुल, डॉक्टर यस। आलाप, उनके पिताजी को वो एक दिन मुझे मेरे घर पे लेके आए मुझसे मिलाने के लिए। तो 1.5-2 साल से ये डॉक्टर आलाप मेरा फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट सुबह दोपहर शाम कर रहे थे, तो मेरे काफी अच्छे दोस्त जैसे बन गए थे। तो आज तक उन्होंने कभी अपने पिताजी से मुझे नहीं मिलाया। पर जब मेरी आंखों की दृष्टि पूरी तरीके से चली गई और जब डॉक्टर आलाप ने मुझे देखा कि मैं कहीं ना कहीं टूट रहा हूँ, तो उन्होंने अचानक से अपने पिताजी को लेके आए और उन्होंने फिर मुझे बताया, उनके पिताजी से मिलाया। उनके फादर श्री कैलाश भाई गढ़वी हैं, और उन्होंने अब मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उन्होंने फिर अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे जब वो 7 या 8 साल की छोटी उम्र में थे, तभी उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से दृष्टि गंवा दी थी, और कैसे उन्होंने पूरे संघर्ष के साथ पूरा जीवन आगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया और बीएड किया, एमएड किया, और उसके बाद वो नॉर्मल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एक अध्यापक की तरह वो पढ़ा रहे हैं। उनकी एक अच्छी खासी फैमिली है, बेटे को डॉक्टर बनाया है उन्होंने। सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। और उन्होंने, कैलाश भाई ने तुरंत मेरे माता पिता को भरोसा दिलाया कि आज से मेरे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं, और मैं, मेरे को जितना भी कुछ आता है ज्ञान, वो सब मैं आपके बेटे को सिखाऊंगा। और उस प्रकार से फिर मेरी ब्रेल की शिक्षा प्रारंभ हुई घर पे ही, क्योंकि तब भी मेरा पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था अपने आप। तो उन्होंने मुझे घर पे ही आके वापस क ख ग ABCD ब्रेल में लिखना पढ़ना सिखाया। और इस तरीके से कहते हैं ना कि एक नए बालक का जन्म होता है, तो कैसा होता है कि उसको वापस पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, उठना बैठना चलना फिरना। तो मेरा वही सब समय था। तो मैं एक पल के लिए अपना सारा दुख भूल गया, और एक इतना ऐसा वो बालपन कहते हैं ना, वो मस्ती भरा दिन, कि सब कुछ जैसे समय के चक्र जैसे पूरा वापस घूम गया हो, और वापस मैं एक छोटा बालक बन गया, सब कुछ नया नया वापस नए सिरे से सीखना पड़ रहा था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था राहुल, यस। और उसके बावजूद मैं मेरा लैपटॉप और मैं मेरा स्मार्टफोन यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि इसको कैसे यूज करना है ब्लाइंड होने के बाद। और ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि कभी किसी की कॉल मिस हो जाती थी, तो मुझे वेट करना पड़ता था कि कोई मेरे रूम में आए तो मेरी स्क्रीन पे देख के बोले कि हाँ किसकी कॉल मिस हुई है मेरे से। और किसी को मतलब कोई भी काम करना हो तो मैं किसी पे डिपेंडेंट था, और ये मेरे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग समय था। उस समय फिर मेरे जीवन में एक दूसरा एक ऐसा कहते हैं ना, भगवान ने एक के बाद एक दरवाजे खोलते हैं अगर हम हिम्मत रखते हैं तो। ब्रेल तो मैं सीख ही रहा था राहुल, मगर फिर एक जीवन में एक ऐसा एक मोड़ आया कि मैंने वो सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। मैं वो बता सकता हूँ अभी आपके दर्शकों को? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यही मैं पूछने वाला था आपसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत मुश्किल रहता है कि मतलब सब कुछ आप प्रोग्राम देख के करते थे, सब कुछ देख के। अब कोई भी जी आपको आइडिया नहीं था कि स्क्रीन रीडर जैसा कोई होता है वगैरह। तो वो आपने कैसे जी जाना जी और जी वो आपने कैसे सीखा? जी। और क्योंकि ये वर्ष 2013 की बात है, तो उस समय इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मीडिया में भी और सब में नहीं था कि ये सब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के बारे में, जितना आज के समय में वर्तमान में फिर भी थोड़ा सोशल मीडिया और काफी सारे प्रतिभावान लोगों की हम लोग केस स्टडीज सुनते हैं, तो हमें पता था। उस समय इतना ज्यादा हमें जनरल नॉलेज नहीं थी सब सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये किस्सा ऐसा हुआ था कि जो श्री कैलाश भाई जो मेरे गुरु थे, जो मुझे ब्रेल सिखा रहे थे, और आगे चलकर उन्होंने मुझे
शास्त्रीय संगीत, जब वो देख रहे थे कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि ब्रेल भी सीखना बहुत आसान नहीं होता है राहुल। यस, दृष्टि मतलब आप बाधित समाज नई को तो नई पता चीजें ही है। सीख रहे थे, ब्रेल हो गया, म्यूजिक हो गया। हाँ, जी जी। तो उस समय ये ब्रेल में लिखना पढ़ना और जो हम पहले जैसे एबीसीडी लिखते हैं, वो दोनों एकदम अलग तरीका होता है। तो कहीं ना कहीं जिस स्पीड से मैं पहले पढ़ पाता था या लिख पाता था, उस स्पीड से मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा था। तो उससे मेरे अंदर एक चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तो उसको देखते हुए मेरे जो गुरु थे कैलाश भाई, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाना शुरू किया, ताकि मैं थोड़ा, मेरा मन शांत रहे और मेरी चिड़चिड़ाहट कम हो। करते करते उन्होंने फिर मुझे बोला कि अब बहुत तुम चार दीवारी में 1-2 साल से सिर्फ घर से बाहर निकलते हो, तो सिर्फ हॉस्पिटल जाते हो। अब तुम्हें दुनिया में घूमना होगा, क्योंकि ऐसे तुम नहीं जीवन बिता सकते। तो उन्होंने फिर मुझे 15 अगस्त का दिन था 2013 में, मुझे अभी भी याद है। और मुझे एज ए चीफ गेस्ट ध्वजवंदन के लिए गांधीनगर में जो ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे मुझे बुलाया गया कैलाश भाई के अनुग्रह पे। तो वहां पे ये मेरे लिए बहुत उत्साहपूर्वक दिन था। और मैंने मेरा ध्वजवंदन किया स्टेज पे खड़े होके। यूजुअली पूरे बचपन में हम खड़े रहते हैं लाइन में बाकी बच्चों के साथ, और कोई और वीआईपी आते हैं और ध्वजवंदन करते हैं। तो मेरे लिए वो काफी एक्साइटमेंट भरा दिन था। और अंत में मैंने मेरी स्पीच बताई और सब बच्चों को बताया कि मेरा कैसा अनुभव रहा, कैसे मैंने दृष्टि गंवाई। तो उसी दिन जब कि मेरा मोटिवेशनल टॉक मेरा जैसा मैंने दिया, तो सबको बहुत अच्छा लगा। और बाद में मुझे टूर कराया गया कैंप, मतलब स्कूल का। वहां पे मैंने कंप्यूटर लैब में, मुझे जब वो लेके गए कि बोले कि ये कंप्यूटर लैब है, तो आई वाज शॉक कि ये ब्लाइंड व्यक्ति कैसे, बच्चे ये लोग कैसे कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस स्क्रीनर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जब मैंने पहली बार सुना ना राहुल, तो वो जॉस की आवाज और वो सुन के तो मैं एकदम चक्कर खा गया कि ये कैसे सुन, और वो इतनी स्पीड से सुनते हैं ना, तो मैं दंग रह गया कि ये कैसे होगा मुझसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी स्पीड तो कम ज्यादा कर सकते हैं, कि कम स्पीड से आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पर शुरुआत में मैंने फटाफट वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। मेरे लिए वो संभव नहीं था कि मैं डेली किसी स्कूल में जाके ये सब सीखूं फॉर्मली, क्योंकि मैं उससे, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसे मैंने बताया, दिन में 2-3 बार फिजियोथेरेपी, ये वो। घर में मैंने खुद ही सीखना शुरू किया। और जब भी कहीं पे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं पे भी मुझे कोई डाउट होता था कीबोर्ड कमांड में, तो मैं फोन करके ही स्कूल्स में और कहीं पे मेरे जो बाकी विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी में जो थे, उनसे मदद मांग मांग के मैं सीखने लगा। इंटरनेट सीखा मैंने। जी बिल्कुल। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। जी जी, सो तो एक अपने आप से ही सीखना यहाँ वहाँ से, मतलब जिन 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 से भी आपको मदद मिलती है, वहाँ वहाँ से आपने मदद लेकर, और उसमें कैलाश जी का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके इस बहुत बड़ा सीखने योगदान है। में। जी सो उनका उनका हाथ पकड़ कर ही आप मतलब आगे बढ़ रहे थे, और फाइनली एब्सोल्युटली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आप आ रहे थे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना मतलब, एक जैसे कि हम बचपन से ब्लाइंड रहते हैं, तो एक थोड़ा बहुत मतलब रीडर का सहाय लेना वगैरह, ये हमारे लिए मतलब पहले से ही चला रहता है। लेकिन आप तो मतलब मैथ से रहता है, रीजनिंग रहता है, वो सब डायग्राम्स ग्राफ्स के हिसाब मदद से ही करते रहेंगे। सो वो तैयारी आपने जी। कैसे की? आपने बिल्कुल सही बोला कि जो मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसमें मैं मेरे राइटर को जब लेके गया था एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन हॉल ही मेरा उसके साथ एक झड़प हो गई थी क्योंकि मैं जो चाहता था कि ये डायग्राम बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो, और तुम डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रहे हो कि क्या है वो डायग्राम में क्या बना है, ग्राफ में क्या बना है। तो वो एक झड़प जैसी हो गई थी, क्योंकि मेरे को जैसे, मैं पहले जब देख सकता था और मैं ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर पाता था, और अभी उतने आसानी से हम नहीं कर पा रहे हैं अगर वो राइटर के साथ हमने पहले प्रैक्टिस नहीं की हो। तो ये मुझे उस समय पहला अनुभव तो ऐसा हुआ कि मेरा तो वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। तो खैर, उसके बाद मैंने सारा किस्सा सुनाया कैलाश भाई को कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वो राइटर के साथ मेरी बनी नहीं रही थी। वो इतने धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहा था, और उसको पता ही नहीं था कि हमारे पास टाइम लिमिट कम है, तो उसको थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहिए। मतलब मैं मेरे राइटर में गलतियां निकाल रहा था। तो कैलाश भाई ने मुझे सुधारा कि भाई, राइटर ये ऐसे ही मिलते हैं अपने को, और हमें उनके साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा।
और आप जैसे इतने तेज हैं पढ़ाई में, हम ये मत सोचिए कि सामने वाला भी उतने तेजी से पढ़े सब कुछ, तो उसकी स्पीड के साथ। तो उन्होंने मुझे पहले तो बताया कि आपको उसके उसके साथ एक दोस्त की जैसे व्यवहार करना है, और अदरवाइज ये तो आपके हर एक एग्जाम में गड़बड़ होती रहेगी। तो फिर मैंने कहा कि इसका क्या रास्ता है, फिर राइटर के साथ घर में प्रैक्टिस करने की ठानी। तो उसके बाद जब मैंने बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी मैंने पेपर्स के फॉर्म भरे, एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आरआरबी है या आईबीपीएस का क्लरिकल एग्जाम है, आईबीपीएस का प्रोबेशनरी ऑफिसर का, या आरबीआई का असिस्टेंट ग्रेड का, ये जितने भी क्लास 3 पोजीशन, ये सारे एग्जाम्स के मैंने लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स इंटरनेट पे से डाउनलोड करके, और जो मेरे पोटेंशियल राइटर्स थे उनके साथ घर में बैठ के टाइम के साथ पेपर सॉल्व करना शुरू किया। और फिर मैं चाहता था कि आप मुझे मेरा ये क्वेश्चन इस तरीके से पढ़िए, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप पढ़ना ही नहीं, उसको सीधे स्किप ही कर देना। उसको मैंने मतलब इस तरीके से ट्रेन किया कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस एक ब्लाइंड व्यक्ति अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता है, तो उसको आप पढ़ के मेरा टाइम मत वेस्ट करना ना, आप सीधे ही देखते ही उसको स्किप कर देना, खाली इतना बोलना कि ये राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कर करके उसको मैंने, जो मैं कर सकता था और जो मैं नहीं कर सकता था, इसकी मैंने एकदम पूरी क्लैरिटी हासिल कर ली, और कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसकी मैंने खूब बढ़ चढ़ के अलग अलग राइटर्स के साथ प्रैक्टिस की, क्योंकि सभी राइटर्स के पास टाइम नहीं होता इतना कि घर पे आके हमें वो बैठ के प्रैक्टिस कराएं। यस यस। और रीडर्स पाने के लिए भी, बिकॉज मैं गांधीनगर में रहता था, तो हालांकि ये गुजरात राज्य की राजधानी है, और यहाँ पे अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं होते हैं, कि इसलिए युवाओं की यहाँ पे थोड़ी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे इस शहर में। तो मुझे एक समय ऐसा भी आया था कि मुझे एडवर्टाइजमेंट यहाँ के गुजराती न्यूज़पेपर में देना पड़ा था, कि मुझे एक वॉलंटियर्स की जरूरत है, जो स्पेशली जब जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम भरा, फॉर्म भरा था, तो उस समय मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारा रीडिंग मटेरियल चाहिए था रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उस समय सुगम्य पुस्तकालय और ये सब नहीं थे, तो मैंने बुक्स रिकॉर्डिंग करवानी थी घर पे। तो फिर मैंने ऐसे पेपर में ऐड दिए थे, और कई सारे फिर घर पे अलग अलग टाइम स्लॉट डिवाइड करके वॉलंटियर्स आते थे मेरे घर पे, और वो लोग रिकॉर्डिंग करके जाते थे मेरी बुक्स में से, और वो MP3 फाइल पे मैं हेडफोन में लगा के सुनता रहता था दिन भर। और इस तरीके से मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हुई। बताना चाहूंगा कि जब रिजल्ट्स आने प्रारंभ हुए, जब मैं बता रहा था जैसे कि MP3 फाइल्स को मैं हेडफोन में लगा के निरंतर सुनता रहता था, कई बार झूले पे बाहर झूला झूलते झूलते, तो आसपास के जो आस पड़ोसी हैं वो लोग मुझे देखते थे, बोलते क्या त्रिपाठी दिन भर तुम कौन सा गाना सुनते रहते हो। तो उनको पता नहीं था कि मैं क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एकदम सीरियस तैयारी कर रहा हूँ। और जब मेरे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो कम से कम 7 या 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इंटरव्यू मैंने क्रैक किए, एक के बाद एक, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैंने, जो क्लास 1 ऑफिसर का भी होता है जिसको ग्रेड बी कहते हैं, उसको भी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये सच में एक बहुत बड़ा पल था हम सब के लिए, सुनहरा पल, क्योंकि इतने साले भारतीय चैलेंज रिजर्व बैंक इतने सारे गुजरात। चैलेंजेस फेस करने के बाद एक सक्सेस मिला था, और वो बहुत बड़ा था अपने आप में ही। जी 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 जी। हालांकि मेरे को, मैंने जैसे बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर और बहुत सारे SBI में क्लरिकल, सब में मेरे को सिलेक्शन हो गया था, ऑफर लेटर आ गए थे। हालांकि RBI तो RBI होता है ना, तो यस। RBI में ऑफर लेटर आए, वो भी मैनेजर की पोजीशन पे, तो नेचुरली हम उसी को चूज करेंगे, उसी को ज्वाइन किया मैंने। पर मैं ये बताना चाहता था राहुल, कि भारतीय रिजर्व बैंक गुजरात का 65 या 70 साल का लगभग इतिहास, उस इतिहास में आज तक किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को उन्होंने किसी भी पद पे नियुक्ति नहीं दी थी, ना कि क्लास 4, क्लास 3 या किसी भी पद पे नहीं। और मैं पहला व्यक्ति बना ऐसा दृष्टिबाधित, वो भी क्लास 1 ऑफिसर, मैनेजर की पोजीशन पे। तो ये मैंने एक तरीके से RBI गुजरात में एक इतिहास स्थापित किया। रच दिया एक। और जी जी जी। और उसके बाद तो एक के बाद एक, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि RBI में आके भी मैं रुका नहीं, और मैंने मेरी अपनी जो ये गति है उसको आगे ही बढ़ाते गया, कि आगे कुछ करना है, आगे अपने आप को साबित करना है। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा टोटली साइंस बैकग्राउंड था, तो कॉमर्स तो का मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या फिनेंस, ये सब मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। और RBI में एज ए मैनेजर हमें इन सब की नॉलेज की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैंने बहुत कठिन परिश्रम तो पहले एग्जाम से पहले भी किया था,
पर जॉब ज्वाइन करने के बाद तो मेरी असली चुनौतियां शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे आसपास जो बाकी सारे मेरे कलीग्स थे, किसी ने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, किसी ने बीए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, किसी ने बीकॉम एमकॉम किया हुआ है कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, या इस तरीके से सब लोग बहुत, किसी ने कोई पीएचडी भी थे, किसी ने कई सालों तक बैंकिंग में एक्सपीरियंस किया हुआ था, और ऐसे ऐसे यस सारे सर, मेरे यस सर। कलीग्स थे। अब मुझे उनके बीच में, अगर तो मुझे एक ऐसा एक नहीं रहना हाँ, था। वही वही क्वेश्चन है सर कि जी फिर आपको मतलब कौन सा रोल मतलब पोस्ट एलोकेट की गई एक मैनेजर के तौर पर, मतलब आपका क्या काम दिया गया और उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही थी और आपने उसको कैसे टैकल किया? जी। मैंने, जैसे कि मैं बता रहा था कि आरबीआई में जो मैनेजर ज्वाइन करते हैं, उनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है शुरुआत में, जो कि 3.5 महीने की होती है और बहुत ही कठिन होती है। वो भी काफी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। दिन भर उसमें एक के बाद एक लेक्चर्स होते हैं। उसमें जैसे मैंने बताया, ये सारे सब्जेक्ट्स थे, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये सारे जो लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर आके, हमारा एक रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज है चेन्नई में, वहां पे ये सब होता है। और लेक्चर्स होने के बाद हर वीकेंड में हमारा टेस्ट होता है, इवैल्यूएशन होता है, और उसको हमें देना होता है। और तो जब मुझे ऐसा बताया गया, जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पे, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि मुझे क्लास नोट्स लेने नहीं आते थे। तो मैं जब देखता था कि बाकी सारे जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे बैच के, जो जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिनका सिलेक्शन हुआ था मैनेजर्स, तो उन सब, मैं बताना चाहता हूँ राहुल कि 112 लोगों का बैच था, हम्म। और उस 112 लोगों में ऑल ओवर इंडिया में जिनका सिलेक्शन हुआ था उस साल, उसमें मैं एकमात्र ऐसा था जो पूरी तरीके से 100% ब्लाइंड था। तो मेरे लिए तो एक विशेष चुनौतियां थी ही, कि क्लासरूम में जब प्रोफेसर पढ़ा, बाकी सारे लोग क्लास में है ना, पेन और पेपर लेके ना नोट्स बनाते रहते हैं, घर जाके फिर वो जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं दिन भर के 10-12 पन्ने का, वो सारे बैठ के वो फटाफट रिविज कर लेते थे 1-2 घंटे में। और जो होमवर्क होता था, वो लोग ग्रुप में मिलके केस स्टडीज है जो भी सॉल्व कर लेते थे, सारे 6-7 लोग मिलके। पर मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था कि मैं क्लास नोट्स कैसे बनाऊं, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि जब मैं लिख सकता था तो मैं क्लास में नोट्स बनाता था, मैं भी वैसे ही करता था। तो ये चुनौती के बाद जब मेरा पहला इवैल्यूएशन हुआ, तो मैं रिकॉर्डिंग तो करता था क्लासरूम में लेक्चर्स, मेरे प्रोफेसर से परमिशन मांग के। पर अगर हमने 8 घंटे के लेक्चर्स सुने हैं, घर जाके वो 8 घंटे तो हम MP3 दोबारा नहीं सुन सके, क्योंकि हमें फिर केस स्टडीज, होमवर्क, असाइनमेंट, ये सब भी करने होते थे। तो इस तरीके का समय नहीं होता था, और मैं बहुत स्ट्रगल करते थे। और पहला इवैल्यूएशन हुआ तो मैं, मेरा परफॉर्मेंस जो था वो एकदम मीडियम था, मीडियोकर, मतलब ऐसा कोई एवरेज परफॉर्मेंस की, मुश्किल से ही मैं पास हुआ हूँ ऐसे। तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी विथ माई, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे तो आगे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना है। और फिर मैंने ऐसे ही कुछ इनोवेशन किया कि क्यों नहीं मैं मेरा लैपटॉप लेके जाऊं। किसी से पूछा नहीं, ये मेरे मन में ही आया कि मैं मेरा लेके जाऊं क्लासरूम में, और क्लासरूम में फिर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके क्लासरूम में नोट्स बनाने लगा एक के बाद एक। और एक कान में मेरा हेडफोन रहता था और दूसरे कान से मैं सुनता रहता था प्रोफेसर्स को। और इस तरीके से मैं फैकल्टी को सुना और टाइप करता, जॉस से सुनते सुनते सेव करते रहता था, बीच बीच में ब्रेक होता था। और जब लंच ब्रेक या वो होता था, तो कई बार टाइपिंग में कुछ जल्दी जल्दी टाइपिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको मैं उसी समय सुधार लेता था। कहीं पे कुछ 1-2 वर्ड मिस हो गए और टाइप करने में जल्दी जल्दी में, तो उसको ठीक कर लेता था उसी में अपने आप। और घर जाके फिर मैं वो रिविजन कर, आप मानेंगे नहीं राहुल कि अगले हफ्ते से ही मैं टॉप 3 पोजीशन में आने लगा। और अंततः जब नाइस। पूरा 3.5 महीने पूरे हो गए, तो मुझे रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे आउटस्टैंडिंग ट्रेनी मैनेजर विद द ओवरऑल बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस का मुझे अवार्ड मिला, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक मैं एग्जाम में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आने लगे। तो इस तरीके से मेरे को समझ में आ गया कि अगर मुझे compete करना है इस साइटेड वर्ल्ड से, तो सिर्फ ज्ञान की शक्ति के द्वारा ही हम कर सकते हैं। और मुझे मेरे ज्ञान को और एनहांस करना है और पावरफुल बनाना है। तो जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ये तो ट्रेनिंग की का समय था, और उसके बाद जब मैंने जॉब, आखिर में जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो पोस्टिंग के समय मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो बैंकिंग रिलेटेड, जो बेंचमार्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं सॉरी, सर्टिफिकेशन, जो बैंकिंग के क्षेत्र में माने जाए, बस पढ़ना पड़ेगा। मैं तो उसके कारण
कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी और मेरे पर तलवार लटकी रहेगी कि मैंने ये फॉर्म भरा है तो मुझे इसके लिए पढ़ना ही है। और दूसरा फ़ायदा ये था कि अगर मैंने एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लिया, तो ये पूरे आरबीआई में ये एक मैसेज जाएगा कि ये ब्लाइंड होते हुए भी इस व्यक्ति ने ये एग्ज़ाम पास किया है, तो उनको मेरे पर भरोसा हो जाएगा, फिर मुझे अच्छा से अच्छा वो लोग काम देंगे। तो इस और तरीके वो से जॉइन करने के एक एक अदर ब्लाइंड लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल रह सकता था, और वो अब बना भी है। डेफिनेटली यू आर राइट, यस। बिल्कुल सही कहा आपने। बताते हुए हर्ष होता है मुझे, प्रसन्नता हो रही है राहुल की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जो दोनों मैंने बेंचमार्क सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करता है और ये दोनों एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कई सारे जो देखने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कई सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं और जो लोग करते भी हैं वो लोग का डिस्टिंक्शन तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है इसको किसी को डिस्टिंक्शन से पास। तो ये मैंने हासिल किया। उसके बाद मुझे पूरे ऑफिस का मेरे पे ऊपर भरोसा हो गया कि नहीं भले ही ये पहला ब्लाइंड व्यक्ति है मगर इसके ऊपर इसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं इसके कंधों पे। और एक के बाद एक मुझे अलग-अलग अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिली। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मुझे डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट में रखा था। जैसे करेंसी इश्यू डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। यस। अ, उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि जो दृष्टिबाधित समाज में जो चैलेंजेस होते हैं करेंसी को आइडेंटिफाई करने में, नोट को आइडेंटिफाई करने में, जो कि मैं खुद भी अनुभव कर रहा था, उसको मैंने मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक मैंने वो बात आगे बढ़ाई। तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेशन दिया कि इसके लिए आपको एक वर्कशॉप, एक कैंप कंडक्ट करना पड़ेगा किसी एक ब्लाइंड स्कूल में और वहाँ से लोगों के फीडबैक लेके एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए। और फिर मैं मेरे सीनियर एचओडीज को सबको लेके हम लोग सारे सीनियर ऑफिसर्स आरबीआई को लेके फिर मैंने यहाँ पे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वस्त्रापुर अहमदाबाद में बहुत ही एक अग्रणी संस्था है वहाँ पे मैंने शेड्यूल करवाया और उसके बाद हमने सबके फीडबैक्स लिए, सुझाव लिए और उसकी मैंने एक बढ़िया सी रिपोर्ट तैयार की। फिर बाद में मैंने पूरे इंटरनेशनल क्षेत्रों में बाकी विदेशों में जो ब्लाइंड व्यक्ति उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ पे वो सब की भी रिसर्च की पूरी और बहुत ही बढ़िया से रिपोर्ट बना के रिकमेंडेशंस दिए थे। बताना चाहता हूँ आप लोगों को साथियों कि मेरी वो रिपोर्ट यहाँ पे गुजरात के आरबीआई हेड से होते-होते वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस तक बॉम्बे तक पहुँच गई, जो मुख्य केंद्र कार्यालय है और वहाँ पे उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट की बहुत सराहना की और उसमें मेरा एक सुझाव जो सबसे ऊपर जो रिकमेंडेशंस कहते हैं कि कैसा होना चाहिए, तो एक मेरा ये भी सुझाव था कि एक आरबीआई को एक ऐसी एप्लीकेशन खुद बनानी चाहिए मोबाइल बेस्ड जो इंटरनेट के बिना, क्योंकि कई सारे गाँव में हैं, इंटरनेट का नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो बस एक बार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, मगर एक बार डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी वो ऐप चल सके और करेंसी बढ़िया से आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस तरीके से आप लोगों को तो पता ही है कि ये अभी ये मणि करके जो हमारी आरबीआई ने ऐप पिछले साल लॉन्च की है, वो इसी वो का एक उसका ही परिणाम है एंड रिजल्ट है। और जी, जी, जी। तो बहुत खुशी होती है इस तरीके से कि मैं और जिस भी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मेरा एक फ़ोकस तो ये जो मुझे काम दिया जाता है, वो तो मैं करता ही हूँ। पर मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि दृष्टिबाधित समाज के लिए इस पोज़ीशन में रहते हुए मैं और आगे क्या योगदान दे सकता हूँ। तो जैसे मैं आगे चल के मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में मेरी नियुक्ति है, यानी कि यस। बैंकिंग ओम्बड्समैन में। तो बैंकिंग लोकपाल में भी मेरा यही मतलब होता है कि जो ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपनी लिखित शिकायत कुछ की है अपने खुद के बैंक ब्रांच में और उनका होम ब्रांच उनकी वो प्रॉब्लम 1 महीने के भीतर में सॉल्व नहीं करता है, तो ऐसे ग्राहकों को दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे-बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन फॉर्म भर के बैंकिंग लोकपाल में एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो शिकायत हमारे पास सीधे आती है और फिर उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं, उचित कार्रवाई जो भी होती है। तो वो बैंकिंग लोकपाल में काम करते-करते भी अ, मैंने एक इनिशिएटिव लिया और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने जो ये बैंकिंग संबंधित ये बैंकिंग लोकपाल योजना है, कि इसमें क्या-क्या नियम हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सब के लिए एक पूरी एक वर्नाक्युलर माने लोकल गुजराती लैंग्वेज में ब्रेल में एक हुँ, हुँ। पुस्तिका छोटी-सी बुकलेट कहते हैं वो बनाई 3-4 पन्ने की और वो
पुस्तकों को का हमने लॉन्च करवाया। तो जो सेंट्रल ऑफिस के एकदम सीनियर ऑफिसर है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के सीजीएम सर, उनसे वो लॉन्च हुआ, इनॉग्रेशन हुआ उस बुक लॉन्च का। और उसके बाद वो ब्रेल की बुकलेट तो हम लोगों ने प्रज्ञा चक्षु सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत हमने कई सारे गुजरात के ब्लाइंड स्कूल्स में, एनजीओस में जा जाके, मैंने स्वयं वहां पे जा जाके ये बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में उनको फाइनेंशियली एम्पावरमेंट देने के कई की बीड़ा जैसे उठाया। और गांव गांव में दूर दूर तक ये हमने कि कैसे इसका वो लोग लाभ उठा सकते हैं ब्लाइंड व्यक्ति, और कैसे उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। तो इस यस यस तरीके से मतलब अभी भी मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ फिलहाल। यस, जैसे कि मतलब आपने सिर्फ आप खुद सक्सेसफुल हुए हैं, आप मैनेजर बने तो आपका नहीं सोचते हुए आपने अपनी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए और क्या क्या कुछ किया जा सकता है इसके बारे में सोचकर सब कुछ इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया है और वो लोगों तक पहुंच भी रहा है। सो वो एक बहुत बढ़िया बात है अपने आप में भी। जी। यस सर। और अंत अपने में मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, यस सर, बोलिए बोलिए। यस सर। अंत में मैं यही कहना चाहता था राहुल कि मेरी दृष्टि तो चली गई है, पर जॉब के अलावा भी मेरा एक जीवन है। और वो जीवन में मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जाता है, जैसे कि आज आपने मुझे बुलाया है। इसी प्रकार से कई सारे यूट्यूब में या मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सारे लोग मुझे समय समय पे मेरे इंटरव्यूज लेते रहते हैं। यस सर, और इसके आप अलावा टेड स्पीकर भी टीवी रह चुके चैनल्स हैं। हैं, मैं टेड स्पीकर भी रह चुका हूँ, यस। यस यस। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में और हाँ कॉलेजेस में कई सारे, महाराष्ट्र में, मैं पुणे में भी मुझे 2-3 बार बुलाया गया, सिम्बायोसिस कॉलेज में, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में मेरी मोटिवेशनल टॉक हो चुकी है। ऐसे कई सारे वीके पाटिल मेमोरियल स्कूल है पुणे का, बहुत फेमस है। वहाँ पे भी मुझे वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चों के लिए 9th स्टैंडर्ड और अबव, उन सब के लिए मैंने टॉक ऑर्गेनाइज रखी थी। तो इस तरीके से अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो साइटेड वर्ल्ड है, मतलब जो देख सकते हैं युवा, छोटी छोटी बात पे आजकल युवा लोग निराश हो जाते हैं, जरा सी भी कुछ असफलता आती है या जीवन में ठोकर खाते हैं तो वो लोग टूट जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो उनके अंदर मैं मेरा स्वयं के जीवन का उदाहरण देके आज मैं लोगों के अंदर वापस हिम्मतें भर रहा हूँ कि नहीं, आप जीवन में बड़े बड़े गोल रखो और उस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करो, और कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। ये मैं संदेश ना केवल दृष्टिबाधित समाज में करियर गाइडेंस तो देता ही हूँ दृष्टिबाधित समाज में सबको जा जाके, और उसके अलावा इवन ये राइटर्स के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की, थोड़ा बहुत जो मेरा खुद का अनुभव है उसके हिसाब से मैं को टिप्स देता हूँ। हालांकि आजकल ये पूरा इंटरनेट पे ये सब भरमार भरी रहती है, कई सारे हमें टिप्स मिल ही जाते हैं, मगर जो भी मुझे इनवाइट करता है उनको मैं जरूर देता हूँ। ये ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन है, वो भी मुझे इनवाइट करने लगे हैं आज एज ए इंटरव्यू पैनलिस्ट या ग्रुप डिस्कशन के पैनल में। तो एक तरीके से ये मेरा एक अलग जीवन का एक आयाम है, एक डायमेंशन है कि मैं लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन लेके आ रहा हूँ इम्पैक्ट अलग लाने अलग की माध्यम कोशिश से। कर मेरे रहे हो, एक खुद का अच्छा स्वयं इम्पैक्ट। यूट्यूब चैनल है। जी, तो एक समाज में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आने चाहता हूँ, कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए भी हैं। इसके अलावा कैंसर फाइटर्स, जो लोग अभी कैंसर से जूझ रहे हैं और जो उनके परिजन हैं जो एकदम भयभीत हो जाते हैं क्योंकि इतना गंभीर रोग है और इसका एक हवा बन जाता है, और तो उसके उन कैंसर के परिजनों को भी मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ, उनको भी एक दिशा दिखा रहा हूँ। तो कई सारे स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ मेरे और ये मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि भगवान तूने मेरी आंखों की दृष्टि लेके कितना मुझे अच्छा किया, क्योंकि ऐसे तो मैं चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लेता, टीसीएस में था, प्राइवेट जॉब में था, तो बहुत पैसे की कोई कमी नहीं थी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जिसको कहते हैं वो थी, देश विदेश जाने को भी मिलता। मगर मैं जो आज समाज के और जा जाके लोगों के जीवन में जो काम आ पा रहा हूँ, लोगों का मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, वो तो मुझे कहीं ना कहीं कभी नहीं मिल पाता इतना इस लेवल का। ट्रू सर। तो मैं बहुत ही इसके लिए ईश्वर को आभारी मानता हूँ।
यस, मतलब एक एक राहुल, आईटी हम आईटी जॉब में कैसा रहता है कि एक माइलस्टोन पे माइलस्टोन अचीव करना, ग्रोथ, पैसा, शोहरत, यही सब ये देखा जाता है। तब तब मतलब आपकी सोच ऐसा ना होता तो वही आपकी सोच रहती, ये आपकी सोच ना बदलती तो आप लोगों की सोच ना बदल पाते। एब्सोल्युटली। यस सर, यस और सर। राहुल, आपने अमेजिंग। लोगों की सोच के बारे में बताया, तो एक एक बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो मुझे बताना बहुत आवश्यक है, जो रह गया है। यस सर। 2017 में राहुल, मैंने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने भारत का तिरंगा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे लहराया था। किस तरीके से मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ हर साल एक सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग में, जिसको क्लियर करने वाला पूरे वर्ल्ड का, यानी कि पूरे विश्व का मैं प्रथम दृष्टिबाधित व्यक्ति बना। I became the first blind person in the whole world to crack that exam. And वो भी 93% से, मतलब मेरा जो उसमें ओवरऑल परसेंट आया उस एग्जाम में, वो भी 93%, मतलब 93% से, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उस इन सब यस। कारणों को देखते हुए आरबीआई ने मेरा नाम रेकमेंड किया भारत सरकार को नेशनल अवार्ड के लिए। और 2018 में अंततः जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हर साल नेशनल अवार्ड देता है, सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी माने कि बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री के अवार्ड से मुझे अलंकृत किया गया नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो ये एक ही बहुत ही बड़े लोगों की सोच उसके बाद काफी हद तक बदली विद इन आरबीआई, आउटसाइड आरबीआई, कि हाँ, जो इम्पॉसिबल से करने वाले चैलेंज है उसको भी हम दृष्टिबाधित व्यक्ति, जैसे कि आपने ये सीरीज का नाम रखा है ना, वी आर कैपेबल, यस, उसी यस। के मुझे लगता है कि ये उसका एक सटीक उदाहरण। जी। वही तो सर, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है यहाँ पर। तो एक क्योंकि जी, जी लोगों बिल्कुल। के मतलब हमारे मतलब लोगों के हमारी नजर में नहीं, लोगों के नजरिए में प्रॉब्लम है। यही मतलब हम यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे केपेबल लोग हैं, कई सारी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी आजकल सोसाइटी में, एजुकेशन में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक जो एग्जाम्पल्स है लोगों को पता नहीं है, वही हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जी। और और वही। समाज में बहुत सारा काम करना अभी भी बाकी है, आपने एकदम सही बोला, क्योंकि सोच धीरे धीरे बदलनी है हमको, हम सबको आगे बढ़ना है और अपने आप को तराशते रहना है। मैंने कभी भी कॉम्प्लेसेंट होके, संतोष होके कि नहीं अब मैंने जीवन में बहुत एक नौकरी, नहीं, आप जहाँ पे भी हैं अपने आप को साबित करते रहिए। अगर आपने सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं ये ब्लाइंड कम्युनिटी को एक ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो ये मत सोचिएगा कि जैसे तैसे आपको सिर्फ पास होना है। नहीं, क्यों नहीं आप कॉलेज को टॉप करने का सोचें, अपने गोल ऊंचे ऊंचे रखिए। आप जहां पे भी हैं वहां पे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस लाने की, आप ऊंचा गोल रखेंगे, कोई परवाह नहीं, भले आप वो हासिल कर सके कि ना कर सके, पर कम से कम आप पूरी मेहनत कीजिए और मेहनत करते रहिए, करते रहिए। एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा मार्गदर्शन लाइए, अपने साथियों को, अच्छे साथियों को चुनिए, अपनी संगति अच्छी रखिए, समय का सदुपयोग कीजिए। एक बार बीता हुआ समय वापस लौट के नहीं आता, समय को ऐसे ही मत जाने दीजिए। मूवी देख के, कुछ भी डाउनलोड करके इधर उधर का फालतू का कंटेंट, आपको अपना समय सदुपयोग करना है, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है, तो समय का उपयोग कीजिए, बहुमूल्य होता है। अपनी प्रतिभाएं, अपनी स्किल्स को तराशते रहिए जहां पे भी हैं अपने आप, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। आउट ऑफ लोगों एक की एक तरह सोच से तभी आप कहना चाह बदलेगी रहे हैं जब कि आप कड़ी आउट मेहनत ऑफ द बॉक्स करने की सोचिए। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आउट ऑफ द बॉक्स एब्सोल्युटली। जाके करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। यस, यस सर। सो बहुत बहुत मतलब अच्छा तो लग रहा है हमें आपसे बात करके सर। तो आप और क्या कुछ फ्यूचर में आपके प्लान्स है हमारी कम्युनिटी के लिए, या फिर आरबीआई में ग्रो करने के लिए, आप और कुछ फ्यूचर प्लान्स है आपके? फ्यूचर प्लान्स तो जैसे मैंने बताया राहुल कि मैं करियर पाथ में जहां जहां मुझे, जिस डिपार्टमेंट में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, ये तो मेरा विजन पूरा क्लियर ही है।
और कुछ नया सोचना है, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने हैं जो आज तक आरबीआई के इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ कदम उठाना है, ताकि पूरा जो आरबीआई की जो टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक सब लोग सोचने पे विवश हो जाए कि हाँ भाई, ब्लाइंड व्यक्ति भी कुछ एक अलग दृष्टिकोण से देख सकता है, और उसको मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस तो यस यस। ये तो मेरे को करना ही है। और आगे मेरा अल्टीमेट गोल तो है कि मुझे एक सीनियर ऑफिसर बनना है, प्रमोशन पाके एजीएम। तो प्रमोशन में भी मुझे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एग्जाम की, इंटरव्यू की, वो सभी पास करना है, एजीएम डीजीएम बनना है और सीनियर ऑफिसर बनना है कम से कम रिटायरमेंट से पहले। ये तो मेरा एक है ही। और उसके अलावा मेन बात ये है कि अपने कार्य प्रदर्शन से अपने पीयर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने सारे कलीग्स हो, उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, और दृष्टिबाधितों के प्रति जो उनका नजरिया है लोगों का, कहीं ना कहीं उसको और चकनाचूर करते जाना, ये तो मेरा एक गोल रहेगा ही। ताकि एक जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, जो मेरे बाद और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, वो ये बेझिझक आरबीआई बेस और बना बाकी रहे हैं। सारी संस्था, यस यस, बेस बना रहे हैं, और लोग बेझिझक लोगों को नियुक्ति। और इसी तरह से मैं तो ये भी चाहता हूँ कि कई सारे प्राइवेट क्षेत्र में भी लोग मेरे बारे में सुने। और मगर अब मैंने थर्ड ईयर का एग्जाम का फॉर्म भरा है, और अभी अगले महीने या उसके बाद ही मेरा जो गांधर्व विद्यालय है उसमें थर्ड ईयर का एग्जाम मेरे देने की तैयारी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा, एक मेरा फेवरेट एक प्रस्तुति है, वो आपके सामने 2 लाइन खाली गा के सुनाऊं। शास्त्रीय संगीत नहीं है, सुगम संगीत है, पर आप लोग को अवश्य पसंद आएगा। यस अनुमति सर। है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक बात कहूँ सर, मैं आपसे, मुझे सर मत कहिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप इतने बड़े हैं, और मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, यही एक मेरे लिए ऑनर है सर। और ऊपर से आप मुझे सर बुला रहे हैं, तो एक एक अलग अलग लग रहा है जी मुझे। जी। सो सुनाइएगा सर पर। थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। तो ये प्रस्तुति इस प्रकार है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कर कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। और इसका अंतरा भी बहुत सुंदर है। वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत बहुत बढ़िया सर। एक 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 मैसेज के रूप से ही हम इस गाने को ले सकते हैं कि मतलब कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, एक एक रब से दुआ भी मांग रहे हैं, और हम खुद से भी एक डिसाइड कर ले कि हमारा जीवन निरर्थक ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, और अच्छी कृतियां एब्सोल्युट। करते रहने चाहिए। एक एक हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत एक अच्छा मैसेज आपने दिया है इस गाने के रूप से। सो यस सर, बहुत बहुत। राहुल इस समय मैंने हाँ यस सर, कहिए। राहुल इस समय, हाँ, जो मुझे नेशनल अवार्ड मिला था उस समय, जो गोल्ड मेडल
मुझे दिया गया था बेस्ट एम्प्लॉय का, वो मैंने मेडल तिरंगे का, उसकी जो पट्टी है वो तिरंगे की है और वो मेडल मेरे हाथ में है इस समय। और मैं दर्शकों को कैमरे के सामने मैंने रखा है, तो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग देयर अटेंशन कि जो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको पॉज करके 1 मिनट जूम करके देखेंगे तो उनको ये देख पाएंगे वो लोग। यस यस सर, हमारे व्यूवर साइटेड धन्यवाद। व्यूवर्स भी रहेंगे तो उन्हें ये एक नजरिया बदलने में बहुत काम आएगा कि आप सिर्फ कहते नहीं, ये एक दिख रहा है उन्हें, तो वो एक बहुत हिटिंग रहेगा उन्हें, और एक दिख रहा है उन्हें तो एक टच करेगा उनको। एब्सोल्युटली। यस यस सर। और साथियों मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीवन, हाँ बोलिए राहुल। हाँ, नहीं नहीं, कहिए सर, कहिए, मैं एंड ही कर रहा था। हाँ मतलब एक साइटेड कम्युनिटी जो है, मतलब जो दृष्टिबाधित कम्युनिटी के बाहर भी जो, उनके साथ भी हमारा एक अच्छा संपर्क होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें उनके साथ भी एकदम कंफर्टेबल और फ्रेंडली रहना चाहिए। और वो, क्योंकि ये दोनों के सामंजस्य से हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन, कोई भी चीज है, सोशल स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स जिसको कहते हैं, इसकी काफी वैल्यू है आजकल। तो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, तो हमें हर एक तरीके के लोगों के बीच में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो यदि अगर हमारा दायरा ऐसा है कि सिर्फ हम दृष्टिबाधित समाज में ही हमारे फ्रेंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, ट्रैकिंग करना चाहिए, कैंपिंग करना चाहिए, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर, जो भी हम कर सकते हैं ऐसा करना चाहिए कि हम बाकी समाज के लोगों के बीच में आए और हमारा संपर्क, आपसी संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ये भी एक एग्जैक्टली। जरूरी एक पहलू है हमारी ग्रोथ का। और एक ये रहा हमारे कॉन्टेक्स्ट में सर, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, एक साइटेड लोगों को जी। एक क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब वो इंक्लूसिवनेस नहीं देते हैं, कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर आप उनमें शामिल करने में वो एक झिझक होती है उनमें, मतलब सब में नहीं ये होती है, कुछ लोगों में होती है। सो वो एक कम होने के लिए कुछ आपके उनको सजेशन होंगे, उनके लिए कुछ मैसेज आपका? साइटेड कम्युनिटी के लिए मेरे लिए यही संदेश है कि आप के मन में कई सारे पूर्वाग्रह यानी कि स्टीरियोटाइप्स, ये मूवीज को देख देख के ब्लाइंड कम्युनिटी के बारे में हो जाते हैं। इसमें मैं आपको दोष नहीं दूंगा, मगर आपको एक खुले मन से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को, क्योंकि सबसे पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है, बाद में वो दृष्टिबाधित है। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो इमोशंस होते हैं उसको आप समझिए, उसके अंदर भी एक फ्रेंडशिप की, या बाहर लीजर एक्टिविटी में जैसे मूवी देखने जाने की, या रेस्टोरेंट्स में जाने की, या कहीं पिकनिक पे टूर पे जाने की, तो आप उनको अपनी हर एक एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कीजिए। और ये एक सच्चा इंक्लूसिव योगदान रहेगा। कई बार साइटेड कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने किसी ब्लाइंड को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दी, या उसके लिए कोई फॉर्म भर दिया, तो ये सब भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सब ये एक बहुत ही कह सकते हैं एक 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 पहला कदम है। आप लोग को तो साइटेड कम्युनिटी को कई सारे आगे कदम आगे बढ़ाने हैं। और हर एक, जैसे अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई भी दिव्यांग है, कोई दृष्टिबाधित है, तो उसको अपनी हर एक एक्टिविटीज में आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसको हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप उसको इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट वाला एनवायरनमेंट देंगे, उतना ज्यादा उसकी प्रतिभाएं निखरेंगी, उतना ज्यादा उस दिव्यांग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उस उतना ही ज्यादा विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी मोटी हम जो मदद कर देते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, वो तो करते ही रहना है, मगर उससे भी आगे हमें अपनी सोच बढ़ानी है। और उनको एक मतलब सर, मदद तो अपने, हम हमारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जैसे करते हैं वैसे ही विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को की है, ऐसा समझकर ही वो मदद करते हुए सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, जो नॉर्मल एक्टिविटीज एग्जैक्टली है उनको उनमें। एक इक्वालिटी के लेवल पे देखना चाहिए। यस 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 हाँ। यस सर। जी।
सो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का, आपकी लाइफ जर्नी को जानने का, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानने का, ताकि हम भी उसमें से सीख सके और लोगों तक आपकी बातें पहुंचे, और विजुअली इम्पेयर्ड लोग हो या साइटेड लोग हो, आपसे इंस्पिरेशन लेकर अच्छी चीजें, नई चीजें करने के लिए अपने आप में से ही तैयार हो, और बिना किसी झिझक के सामने आकर अच्छी चीजें करे, और किसी कमी को अपनी एक कमजोरी ना बनाकर उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये एक सोच हम में और कई सारे लोगों में पैदा करने के आप काम करते आ रहे हैं, करते आएंगे, और एक मोटिवेशन बहुत सारे लोगों में पैदा करेंगे। सो इसी इसी बात पर मैं विराम देना चाहूंगा यहाँ पर हमारी बातचीत को। राहुल, मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, मगर आप सच में कमाल के इंटरव्यूअर हो, और बहुत आनंद आया मुझे आपके साथ ये वार्तालाप करने में। एंड यू आर रियली वेरी गुड, एंड आई विश ऑल ऑफ यू, द एंटायर टीम, ऑल द बेस्ट, एंड ऑल माय व्यूअर्स द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल, द बेस्ट इन देयर करियर, एंड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। सो ये मेरी मन से शुभकामनाएं हैं, हृदय से सबके लिए। हाँ, और मैं भी विराम देने से पहले एक अपील करूंगा कि आप सब लोग जब भी समय मिले, मेरा भी YouTube चैनल है जो इनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस चैनल को भी एक्सप्लोर कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मेरे कई सारे मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं। तो हम, मेरा और ये राहुल और सौरभ का, हम सबके दोनों के YouTube चैनल को आप प्रेम दीजिए, सराहना दीजिए, और आगे भी लोगों को शेयर कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Yes sir, yes sir, and thanks for watching, for viewers.